नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बहुत सारी खबरें हैं जिस पर आज हम बात करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में सोच रहा था किस खबर से करूं। इंटरेस्टिंगली उसी दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी हुई है। अकाली दल के चुनाव प्रचार का एक विजुअल मेरे सामने आया, जिसमें मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि उसमें कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये डिस्कशन मैटर मुझे वहां से मिला। पोस्टर्स में आप देखेंगे कि आपको याद होगा वो दौर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। उस समय स्वर्ण मंदिर में एक क्षतिग्रस्त अकाल तख्त की एक तस्वीर जो ली गई थी वो पोस्टर्स में लगाई गई है। अब क्यों लगाई गई है समझिए। 1 जून 2024 को मतदान होना है और 1 जून यही वो तारीख है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरह मनाई जाती है। राहुल अवस्थी मेरे साथ हैं, मनोज शर्मा मेरे साथ हैं। तो इंटरेस्टिंगली मुझे लगा कि नहीं, इस पॉइंट पर बात होनी चाहिए क्योंकि अकाली दल इसका इस्तेमाल कर रहा है। अकाली दल ये वो दल है, जब वो बीजेपी के साथ था तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरह से एक दूरी बनाकर रखता था, लेकिन अब जब बीजेपी के साथ नहीं है तो इंटरेस्टिंगली ये याद दिला रहा है और कांग्रेस के अगेंस्ट प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल एक तरह से अकाली दल कर रहा है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के दिन होने वाले मतदान पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या कोई असर रहेगा, क्या हो सकता है जैसा कि अकाली दल को लग रहा है। इस पर मैं बातचीत करूंगा। राहुल, करेक्ट इशू है? ठीक है, एक इमोशनल वैल्यू है उस पूरे इलाके में, उस चीज़ को लेके एक सेंटिमेंटल इशू है, जज्बात है लोगों के जो ठंडे पड़े नहीं है समय के साथ में, और उसे बार बार याद दिलाया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा वक्त था जब देश को उस ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन उसे जिस तरीके से किया गया उसके पीछे कई सवाल उठे कि साहब इसको ऐसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते थे। और एक पूरा कहना चाहिए एक बड़ा वर्ग है जो भिंडरवाले को प्रमोट भी करता है, और उससे उसके बाद में उसकी देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं। दूसरे इलाकों से उसके पोस्टर्स, बैनर्स कई बार देखने को मिलते हैं। पर इस चीज़ को इस तरीके से उठाया जाना एक ये बीता हुआ कल है। मुझे लगता है कि अब इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन तो क्या फ़ायदा मिलेगा? दरअसल मेरा सवाल यही है कि क्या ये वोटिंग को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि वो नहीं होता है क्यों जख्मों को कुरेदे जा रहे हो वाला हिसाब किताब। जख्म कुरेदोगे तो दर्द तो होगा ही, टीस तो निकलेगी। बिल्कुल, जख्म कुरेदने से या उन पर नमक डालने से टीस होती है, दर्द भी होता है। अब यहाँ जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया है, ये बात सही है, बुलाने के लिए उठाया गया है, इसका जो लाभ लेने के लिए उठाया गया है, लेकिन एक दौर वो गुजर गया, एक लंबा अरसा उस चीज़ को बीत गया है। तो कह सकते हैं उस दौर में जो लोग थे, शायद वो पीढ़ी भी अब कम ही बची हो। जितना माइलेज वो लेना चाहता है अकाली दल के जितने भी जो नेता हैं, इतना जो माइलेज है वो मिल नहीं पाएगा। टेक्निकली मिल सकता है। टेक्निकली मैं देखिए, इमोशन एक ऐसा मैटर है जिसको किसी पैरामीटर पर फिट कर नहीं समझा जा सकता, और किसी थर्मोमीटर से हम ये भी नहीं निकाल सकते कि इसकी आंच कितनी रहेगी। लेकिन बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि अकाली दल ये वो दल है जो इस तरह की सालगिरह से दूरी बनाता था बीजेपी से जब गठबंधन में थे। ये क्या ये एंटाई जा सकता है? डिवीजन ऑफ वोट्स तो होते हैं आखिरी वक्त पे, क्योंकि ये क्या होता है जब धार्मिक सेंटिमेंट्स होते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को मैं हमेशा कहता हूँ, और इस चीज़ को आप भी एंडोर्स करते हैं कि जब आप धार्मिक सेंटिमेंट्स के साथ में खेल रहे होते हैं तो वो आग से खेलना होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इससे क्या होता है कि एक डिवीजन क्रिएट होता है कांग्रेस और आप के गठबंधन के बीच में। अब आप इसको किस तरीके से लेकर के जाती है, कांग्रेस और आपका तो गठबंधन है और वहां पे दोनों अपने अपने लड़ रहे हैं। अब डिवीजन ऑफ वोट्स जितने हो जाएंगे, जितने वोट्स बढ़ जाएंगे, अब वहां पे 4 धुरियां दिखाई देती हैं, एक आम आदमी पार्टी, एक अकाली दल, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। हिंदू वोट्स बीजेपी की तरफ जाने की बात होती है कि साहब वो बीजेपी को पड़ जाएंगे। अकाली दल उस डिवीजन ऑफ वोट्स का फायदा उठाना चाहता है। जब बहुत सारे दल चुनाव लड़ रहे हो तब एक इमोशनल सेंटिमेंट, उसमें से जब आप 25%, 26%, 30% वोट लेकर के आ जाते हो तब आपका काम बन जाता है। तो वो जो कई तो लॉयल वोटर्स हैं जो अकाली दल के हैं, जो हमेशा साथ में रहे, और अगर आप सामने वाले व्यक्ति के मन में डाउट क्रिएट कर देते हैं अकाल तख्त के नाम पर या फिर स्वर्ण मंदिर के नाम पर, तब वो सेंटिमेंट्स के साथ में खेला जा सकता है और फायदा मिल सकता है अगर मिला तो। अगर हवा हाँ, दल और दल मिला के जिसको दलदल कहते हैं, तो उससे भी किसी ना किसी को फायदा मिल जाता है, वहां से भी कोई ना कोई खिल जाता है। तो दोनों ही बातें सामने आती हैं। खिल जाता है। खिला दी, अब क्या खिलाओगे आप? झाड़ू तो खिलेगी नहीं। क्या है, ठीक है, इशारा है। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, अकाली दल के इस कदम से हिंदू वोट अगर एकजुट होता है किसी तरह से तो उसका फायदा
सिख वोट तो एकजुट हो गई होगा अगर इमोशन चला तो। बचा हुआ जो हिंदू वोट है जो वहां पर है, आप समझिए, तो फिर उस कंडीशन में ये बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, तो शायद कुछ खिल जाए, जैसा कि मनोज कह रहे हैं। एक और पॉइंट, पहले मैं बात करूंगा महात्मा गांधी पर और उसके बाद परिवारवाद पर। महात्मा गांधी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट आया था, आपने देखा होगा, कल शाम से काफी सुर्खियां बटोर रहा है वो, कि महात्मा गांधी को पहले उतने लोग नहीं जानते थे। गांधी फिल्म से वो गांधी फिल्म 1982 में आई और उसको काफ़ी फेम भी मिला इंटरनेशनली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पहले गांधी को लोग नहीं जानते थे, ये करेक्ट स्पेकुलेशन नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने आज हमला किया है बकायदा। वो हाल ही में नहीं, वो हर एक इशू के बाद एक वीडियो निकाल रहे हैं 40-45 सेकंड वाला, उसी में निकाला है। हाँ, इन्फ्लुएंसर आइंस्टीन तक इंस्पायर्ड रहे हैं जिनसे किसी शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा। पहली बार ऐसा चुनाव आया है बीते 10 सालों में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से हम ब्लंडर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन माइन्यूट छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स को हमने होते देखा। क्या ये उस लिस्ट में एड ऑन है? मुझे लग रहा है कि हर बात के ऊपर सफाई देनी पड़ रही है प्रधानमंत्री को। उनका कहने महात्मा गांधी पे कुछ निकला ही नहीं था, सफाई किस बात की? ये तो स्टेटमेंट है, आपसे सवाल पूछा गया, आपने एक जवाब बनाया। तो प्रधानमंत्री ने अगर ये कहते हैं कि 1982 से पहले महात्मा गांधी को लोग जानते नहीं थे, कम जानते थे, उसके पीछे कई तर्क हो सकते हैं। अगर आप उसके पीछे वापस उनसे पूछे क्यों नहीं जानते थे, वो क्या किस तर्क में और किस धारा में बात करना चाह रहे हैं। वो देखिए, एक वक्त ऐसा था जब हम आज़ादी के इर्द गिर्द थे भारत में, इंग्लैंड में, और ख़ास तौर पर ग्रेट ब्रिटेन या फिर कॉमनवेल्थ कह दीजिए, ये वो कंट्रीज़ थी जहाँ पर गांधी को सब जानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे इतर, उसकी बाहर की दुनिया, अगर गांधी के समर्पण को लेकर मुझे इस बात का हमेशा दुख रहा है कि जिस तरह का काम महात्मा गांधी ने किया है और जिस तरह की फ़िलॉसफी वो दुनिया में लेकर के आए, उसके बाद में उनको आज तक नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि दूसरे कई लोग नोबेल प्राइज़ से सम्मानित होते रहे। वो अप्रिसिएशन उनको मिलना चाहिए था, वो अप्लॉज उनको मिलना चाहिए। हालांकि मैं भी इस बात को ही मानता हूँ कि गांधी किसी अवार्ड के मोहताज नहीं है। हालांकि उनके वाद को फॉलो करने वालों को मिला है। हाँ, उनको फॉलो करने वालों को मिल गया, लेकिन उनको नहीं मिला, और यही समस्या रही है। मेरे ख्याल से उनका कहने का मतलब ये होगा कि उस फिल्म के बाद में उनको, क्योंकि वो हॉलीवुड मूवी थी, यूनिवर्सल ये रिकग्निशन मिली। जो लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, जिनको पता नहीं था पोरबंदर से कैसे वो साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में क्या कुछ उनके साथ हुआ, और फिर वो किस प्रण के साथ भारत लौटते हैं, और फिर वो पूरी जब भारत की यात्रा करते हैं तब उनको ये हो सकता है ना कि उनकी ऑटोबायोग्राफी या उनकी जीवनी लोगों को फिल्म के बाद पता चली, लेकिन ये बड़ा फार फेचेड आइडिया है। देखिए, ये बड़ा अजीब सा बेतुका सा तर्क हो सकता है कि मिस वर्ल्ड तो इसी वर्ल्ड की होगी, मिस यूनिवर्स हम किस यूनिवर्स से कंपटीशन कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी यूनिवर्सल, हम ठीक है, यूनिवर्सल एक टर्म है, लेकिन इस वर्ल्ड का मुझे लगता है कि अप्रॉक्स मोर देन 50% एरिया उसी वक्त गांधी जी को जान गया था। एक अलग तरह की मीडिया उस समय होती थी, मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एक अलग तरह की मीडिया थी, एक ओरल पब्लिसिटी थी, और उसका अपना एक मार्केट था। ओरल पब्लिसिटी महात्मा गांधी की हुई थी। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस पर? इस पर देखो, मैं जो कहना चाहूँगा, यूं ही कोई महान नहीं बन जाता, व्यक्ति खुद महान नहीं बनता, बल्कि आम पब्लिक उसको महान बनाती है। और उस दौर को मैंने तो नहीं जिया कि वो दौर कैसा था, लेकिन मैं जो समझ पाया, जितना गांधी को पढ़ पाया, उसमें यह है कि उनको महान पब्लिक ने ही बनाया है। उनके हर आंदोलन में पब्लिक उनसे जुड़ी है। अब जहाँ महात्मा गांधी की बात की जाए तो यहाँ 4 मैं गुजरातियों को एक साथ लेके चलूँगा। हालांकि महात्मा गांधी भी गुजरात से हैं, पर वो ऊपर उठ के हैं। अब गुजराती सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से आते हैं। महात्मा गांधी को लेकर अमित शाह ने भी एक बार कहा था, महात्मा गांधी चतुर्बनिया थे। इसी तरह का ये जो बयान है मोदी का है, क्योंकि ये दोनों प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री, ये गुजरात में अगर प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि गुजरात के अगर नेता थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनको देश को मतलब एक सूत्र में जोड़ा, देश को एक किया। मतलब किसी भी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी से
कम कद का नहीं आंकना चाहते, जबकि महात्मा गांधी को महात्मा बनाने में या कई जो उन्होंने आंदोलन किए उनमें सबसे बड़ा जो भूमिका रही है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये बात मैं बहुत हिम्मत जुटा के कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करेक्ट शब्द और करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं पता। मे बी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए हो सकती थी कि फिल्मों के बाद लोगों ने उनको जाना। फिर भगत सिंह का क्या? भगत सिंह की फिल्में तो बहुत बाद में आई, या पहले आई हो तो मुझे जानकारी नहीं है। एक फ्रीडम फाइटर और एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर एक विचार चले और वो विचारधारा आज भी प्रासंगिक हो, उनको इस तरह की डिस्कशन से दूर रखना चाहिए था। तो खैर, पर मैंने कहा था कि गांधी के बाद मैं परिवारवाद पे बात करूंगा, इसलिए अब मैं उस पर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और स्टेटमेंट है 4 जून के बाद, ठीक उसके अगले 6 महीने में देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। देखिए, अभी तक वो विकास का रोड मैप बता रहे थे कि आते ही उन्होंने क्या करना है। उन्होंने नौकरियों की बात करके रखी है, उन्होंने इसकी बात करके रखनी है, उन्होंने उसकी बात करके रखी है, और 125 दिनों के भीतर हम ये करने वाले हैं। वो राजनीतिक भूचाल जिसके पीछे उनके कहने का मकसद ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जिनको वो परिवारवाद के दायरे में रखते हैं, वो बिखरना शुरू हो जाएंगी। मोदी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब 4 तारीख के बाद में अगर वापस से मोदी पावर में आते हैं तो एक उन पार्टियों के बीच में से एक कहना चाहिए रिवोल्ट, एक तरीके की क्रांति अपने आप से निकले कि अब साहब दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन मैं पता नहीं क्यों इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये पार्टियां ऐसे ही चलती आई हैं और ऐसे ही चलेंगी। इन पार्टियों का बेस ही ये है, इस पार्टी की फैन फॉलोइंग ऐसी है, और अगर वो परिवारवाद व्यवस्था के अंतर्गत नहीं चलती हैं तो फिर वो पार्टियां नहीं बचेंगी, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। संख्या कम हो सकती है, दिग्गज हो सकता है यहाँ से वहाँ चले जाएं, लेकिन पार्टियां जस की तस रहेंगी। पार्टियां रहेंगी, आप कैसे उसको खारिज कर सकते हैं? ये व्यवस्था चली आई है और ये एक्सेप्टेबल है उन इलाकों में जहां ये चलती हैं। अब आप देखिए ना, अब ममता बनर्जी ने भी अपना एक उत्तराधिकारी अपने ब्लड रिलेशन से ही चुना, उन्होंने बाहर से नहीं चुना किसी को, जबकि उनके पास ये करने का मौका था, है ना। तो ये व्यवस्थाएं चलती आएंगी। वो परिवारवाद से नाराज होके हटी भी थी एक वक्त पे, और उनकी कई नाराजगियों की वजहों में से एक ये भी था। और अब देखिए आप वही चीज चलती है। तो मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, भूचाल ये जरूर आ जाए कि वापस से मोदी साहब आ गए सत्ता में, अगर ऐसा होता है तो फिर वो भूचाल जरूर हो कि 2-3 दिन का कोई शोक मना रहा हो, कोई खुशियां मना रहा हो, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पूरी पार्टियां बिखर जाएंगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बिखेर दी जाएंगी, आप समझ रहे हैं, बिखेर दी जाएंगी। उसमें क्या पता कोई कौन सी एजेंसीज काम करने वाली हो, कौन सी एजेंसीज काम करे कि इन पार्टियों का पूरा। जब हम आगे की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप देखिए जैसे मुलायम सिंह यादव का परिवार, एक बहू सपा में, दूसरी बहू बीजेपी में, तो क्या इस तरह के सिनेरियोस बन सकते हैं कि उसी परिवार के हिस्से बड़ी संख्या में बीजेपी की ओर मूव करें? लालू प्रसाद यादव के खानदान में से नहीं तो उनके कोई कजिन या कोई भी, तो ये हुआ है। देखिए, आप सपा के साथ में शिवपाल ने करने की कोशिश की और वहां क्या हुआ? कुछ नहीं। शिवपाल ने सेपरेट पार्टी बना ली, पार्टी बनाई, वो बीजेपी में नहीं गए। मैं बात कर रहा हूं जैसे अपर्णा बीजेपी में है, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि क्या इस बिखराव का मतलब यह है कि उस परिवारवादी पार्टियों के चेहरे बीजेपी में जाने वाले हो? उन सब बीजेपी को फायदा क्या है? बीजेपी बहुत दफा सोच करके अपनी पार्टी में शामिल करने वाली और इलेक्शन के ठीक बाद तो वो नफे कहीं बचता ही नहीं है। किसी का 2 लाइन का शेर है, मुझे याद आ गया, मेरे मोबाइल में मिला है, उसको सुनाना चाहूँगा मैं। इससे इरशाद का वेट है, इरशाद किसी का है, मेरा नहीं है। पहले हम पूरे परिवार थे, अब ईन मीन और 3 हो गए, 3 हो गए, न जाने स्वार्थ के कौन से आसन पर आसीन हो गए। ये पंक्तियां फिट बैठती है कि यहाँ पर स्वार्थ के आसन पर बैठने के लिए सभी दल गठबंधन बनाकर एक साथ आए हैं, और पार्टी का जो भी परिणाम आने वाले हैं वो 4 तारीख को आने वाले हैं। स्थिति ये भी देखी थी उत्तर प्रदेश की, खासकर की विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनाव में, पिछले वालों में, कि भुआ और भतीजा, जो कभी भी किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है सपा बसपा एक साथ आ सकती है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कांग्रेस और शिवसेना एक साथ आ सकती हैं। लेकिन आसन पर आसीन होने के लिए सब कुछ हो जाता है, राजनीति में सब कुछ संभव है। मेरे को कांग्रेस बीजेपी भी आ सकती है, प्रदेश के एक हिस्से में निगम के लेवल पर आई हैं कई बार ऐसी स्थितियां देखी हैं निगम लेवल पर। एक बार डूंगरपुर साइड, डूंगरपुर में ऐसा हुआ है।
अच्छा, एक और चीज़ है, प्रधानमंत्री मोदी अपने आप में ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर हैं, और वैसा ऑलराउंडर चेहरा विपक्ष के पास नहीं है। हर किसी की अपनी एक सेपरेट यूएसपी है। जब जब इन्होंने गठबंधन की बात की, ये बात मुझे कौन दी, जैसे राहुल गांधी की एक यूएसपी ये है कि इतने सारे दलों में एक ऐसा चेहरा जिसको नेशन वाइड थोड़ा बहुत लोग जानते हों बाकियों से ज़्यादा, वो राहुल गांधी हैं। अखिलेश यादव अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से यूपी में अच्छी खासी बखत रखते हैं। ममता बनर्जी जो अजीब तरह से INDIA में शामिल हैं, नहीं है, आप उसको जो भी कह लें, या बाहर से समर्थन है INDIA को, आप ऐसा कह लें, उनकी अपनी एक अलग स्टाइल है, लेकिन वो नेशन वाइड एक्सेप्टेंस नहीं है जो मोदी की। मैं इसलिए मोदी को ऑलराउंडर कह रहा हूँ। INDIA की एक बैठक होने वाली है मेरे ख्याल, हाँ, और उसी में अखिलेश यादव को संभवतः ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि ममता और KCR से बात करो। KCR ये वो व्यक्ति हैं जिनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं अखिलेश से, ममता भी वो व्यक्ति हैं जिनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं अखिलेश से। अखिलेश ने KCR के लिए अपना रथ भेजा था चुनाव प्रचार के लिए, मैं ये भी आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अखिलेश को जिम्मेदारी सौंपा जाना, और इसके पीछे क्या देखते हैं आप? इससे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वक्त की बात है जब मुलायम सिंह भी निभा चुके हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखा कि अब अखिलेश निभा रहे हैं। मुझे इसके बाद में बहुत बड़ी बात जो दिखाई दे रही है वो अब मुझे समझ में आ रही है कि मोदी साहब के कहने का मतलब क्या था कि जो भूचाल आ सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कुछ कहा है ऐसा, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टियां टूटने वाली हों। कई सारे लोग उस समय एक बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट करें, वही मैंने कोशिश की थी। हो सकता है कि जो 400 पार जनाधार के हिसाब से नहीं और बाद में टूट फूट से वो 400 पार पहुंच जाए, तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसकी संभावनाएं। सेपरेट बैठे ठंडे दल कब क्या गोल खिलाएंगे, किसे खिलाएंगे, और अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसा होने वाला है तो मुझे लगता है ये डर ही है। तभी 1 तारीख को ये बैठक का मतलब नहीं था, ये बैठक 4 के बाद में भी कर सकते थे, लेकिन पहले से एक दूसरे को ये कहना कि साहब अब साथ में खड़े रहना, आने वाला 3 दिन बाद में क्या हो क्या नहीं हो पता नहीं, और अगर मौका बनता है तो फिर ऐसा मत करना कि यहाँ से वहाँ भाग जाओ। अब वो बाहर से समर्थन का ऐसा है ना कि बाहर से समर्थन किसी को भी दिया जा सकता है, और कभी भी लिया उसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो NDA हो गए या INDIA हो गए, वो तो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, है ना। देखो, शायद कल या परसों ही इस विषय पर चर्चा हुई थी गठबंधन को लेकर, और मैंने उस समय भी यही कहा था कि जब परिणाम जैसे जैसे 8 बजे जब EVM का मुंह खुलेगा, रुझान आना शुरू होगा, उसके बाद परिस्थितियां जिस तरह से तापमान बढ़ेगा उसी तरीके से राजनीतिक तापमान भी बढ़ेगा, और काफ़ी कुछ परिवर्तन 4 जून को ही देखने को मिल जाएगा। 1 तारीख की मीटिंग को बुलाना तो केवल दिखाना है कि 4 तारीख तक तुम एक साथ खड़े हैं। 4 के बाद जब परिणाम आते हैं, स्थिति और परिस्थिति, भाव और भंगिमा दोनों ही बदल जाएंगे। भाव भंगिमा, ये उस दिन बॉडी लैंग्वेज रीड करने में मज़ा तो आएगा। अब हम यहीं पे बैठे होंगे राहुल, और बॉडी लैंग्वेज भी देख ही रहे होंगे। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज पे तो आपकी अपनी व्यक्तिगत भी बहुत गहरी स्टडी है। बहरहाल, जयराम रमेश, उनका एक स्टेटमेंट जिसको मैं कई सारे पार्ट्स में ले रहा हूँ। जीते तो 48 घंटे में PM उम्मीदवार INDIA तय कर देगी। अगर जीते तो 48 घंटे लगेंगे उन्हें PM उम्मीदवार तय करने में, लेकिन आगे वो बोलते हैं जिसे ज़्यादा सीट वही सरकार बनाने का स्वाभाविक दावेदार। तो कहो ना फिर खुद, कहो ना फिर खुद। इसी वजह से ये 1 तारीख की मीटिंग हो रही है। आप समझ रहे हैं कि फिर भागना नहीं है, क्योंकि अब क्या होगा, आपने देखा है कि खड़गे कह रहे हैं 273 हम ला रहे हैं, उसी बात को एंडोर्स करके बोलो ना INDIA में सबसे ज्यादा सीट हम ला रहे हैं, तो PM का दावेदार हमारा होगा, बोल के देखो। अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं है। और इसी जूतम पैजार से बचने के लिए, ये जूतम पैजार सही वर्ड है इसके लिए, यही होगा। हाथ पांव चले ना चले, लेकिन मन के अंदर से यही सबकी भावना ये है कि मैं किसी तरीके से PM बन जाऊं। कईयों की अधूरी ख्वाहिशें हैं, चाहे जो गलबैया करते हुए आपको बिहार में और UP में दिखाई दे जाए, कईयों के कहना चाहिए सिलसिलेवार तरीके से, अनुवांशिक तरीके से ये इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाई। अब अगली पीढ़ी चाहती है कि वो पूरी हो जाए, लेकिन वो पूरी हो कैसे जब तक कांग्रेस का समर्थन नहीं मिले, तो वो इस पोजीशन में होते नहीं है। अब सब अपनी अपनी ढपली लेंगे, अपने अपने राग बजाएंगे, और इतना तो तय है कि कांग्रेस को झुकना पड़ेगा, कितना झुकना पड़ेगा वो उनकी उस वक्त की प्रेजेंट की स्थिति को बता ले जाएगा, और वो 48 घंटे में ही तय होना है। लोगों के बीच में मैसेज भी जाएगा। हंसे क्यों थे? मैं हंसा, मेरे को एक वर्ड आया था सहयोगी राहुल का, आनुवांशिक जो शब्द आया था, उसको लेकर, हाँ, प्रधानमंत्री बनने की बात। देखो, पहले तो शायद ऐसी स्थिति आएगी नहीं, 400 पार नहीं तो 272 पार तो है, लगता है ऐसा लगता है। और भाजपा यहाँ
पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह से देखा गया है अब तक के उसमें, और बाकी की 4 जून को तय हो जाएगा। लेकिन अब ये जो पूरी तैयारियां जो की जा रही हैं, खास करके 1 जून की जो बैठक बुलाई जा रही है, अब उसको जो आपने कहा कहो ना प्यार है, एक गाना आया था, कहो ना प्यार है, मतलब वो वही तो झिझक है। जयराम रमेश की झिझक वही तो है। भाई मैं तो कह रहा हूँ कहो ना, तो प्यार है वो आप कहो। तो ये कांग्रेस यहाँ पर दिखाना चाह रही है कि हमारा पूरा जो गठबंधन है एक साथ है और प्रधानमंत्री की दावेदारी हमारी है और हम अपने प्यार को दर्शा रहे हैं। तो एक जो सूत्र में बांधने की कोशिश यहाँ पर जो कांग्रेस के द्वारा है वो की जा रही है। और ये भी साफ कर दिया है कि जिसके जो सांसद है ज़्यादा जीत कर आएंगे, दावेदार वो होगा। स्वाभाविक दावे। हाँ। ये स्वाभाविक शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब एक मैसेज देना तो है ही है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। हाँ, और भी बहुत कुछ है। इसका जवाब मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस जिनसे गठबंधन किया है वो पूरे देश में चुनाव लड़ी है। अब वो क्षेत्रीय पार्टी तो अपने क्षेत्र में वही बोलने में तो हिचक है, इसीलिए मैंने कहा जयराम रमेश क्यों खुद का नाम ले लेते और देखते। बहरहाल एक छोटा सा पॉइंट और, आज रविंद्र सिंह भाटी काफ़ी ट्रेंड किए हैं, नेशन वाइड ट्रेंड किए हैं। जातिवादी रविंद्र भाटी, जिसमें उनके पास के किसी इवेंट को कोट करने की कोशिश हुई। 36 कौम का साथी भाटी, जिसमें आज के उनके आंदोलन को लेकर उनकी एक इमेज कैरिकेचर करने की कोशिश हुई। और एक सिंह भाटी जो रैंडम था, दोनों का मिक्सचर था, उसके बीच में कहीं पर झूल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मेरी रविंद्र भाटी से बात हुई और देखिए मज़ेदार बात बताता हूँ। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप एक समाज विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि मैं किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये 36 कौम को रिप्रेजेंट करता हूँ। जब भी ऐसा विषय होगा, जो भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट है वो दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा रविंद्र वहाँ खड़ा रहेगा, जब भी कुछ ऐसा होगा रविंदर वहाँ आपको दिखाई देगा। उन्होंने आगे भाटी जोड़ा ही नहीं। और ये अपने आप को, ये मैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी मानता हूँ, उन्होंने बिल्कुल ऑन एयर अपने आप को उस भाटी से अलग रखा, क्योंकि वो उनका समाज जानता है कि अगर वो भाटी नहीं भी लगाते हैं तो उनके समाज में इसका कोई अलग इंप्रेशन नहीं जाने वाला। लेकिन उन्होंने सिंह भी नहीं लगाया। हाँ, उन्होंने सिंह भी नहीं लगाया, उन्होंने कहा रविंदर वहाँ खड़ा रहेगा। तो ये आपको बताने के लिए काफ़ी है कि वो किस मंतव्य और किस मोटिव के साथ में वहाँ पर हैं, और पॉलिटिकली भी बहुत खेलने की कोशिश कर रहे हैं सटीक तरीके से। लेकिन वहाँ की जो परिस्थिति है वो इस बार ये बता रही है कि कम से कम इस मुद्दे में कि वो एक समाज विशेष के व्यक्ति के लिए खड़े हुए हैं। और कई बार पॉलिटिकल मजबूरियां भी होती हैं, कई लोगों ने उनका साथ दिया होगा, वो अब कह रहे होंगे साहब अब आपका वक्त है हमारे साथ बैठने का, हम आपके साथ चुनाव में बैठ गए, आइए हमारे इस मुद्दे में हमारा समर्थन कीजिए। और अभी रविंद्र भाटी के पास बहुत टाइम है और उनकी एक कहना चाहिए लोकप्रियता है, तो वो भी आकर के रात को आराम से उस कहना चाहिए बिल्कुल दीवार के नीचे सोते हुए दिखाई दिए। और सिर्फ एक खबर जिस पर आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के वोटर्स के लिए 3 पन्नों का एक खत लिखा है। उस खत में क्या कुछ है वो आप फिलहाल हमारे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर देख सकते हैं। उसके बारे में उस पर चर्चा इसलिए नहीं क्योंकि समय की बाध्यता है। फिलहाल इतना ही। ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।